हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। और आज हम अपनी क्लास 12th का आगे का पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जी हाँ, क्या आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल हो, चाहे गॉस की प्रमेय हो या गॉस की प्रमेय का निगमन हो, इन तीनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये वाली बात आप सबको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले है हमारी हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बड़ी अटपटी सी लगी है डेफिनेशन, लेकिन इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। डेफिनेशन रटोगे हमेशा भूलोगे। करना क्या है, सबसे पहले डायग्राम से समझिए कि डायग्राम क्या कह रहा है। और अगर आपने डायग्राम को समझ लिया बस, क्योंकि हमें डायग्राम दिमाग में हमारे छप जाता है लेकिन डेफिनेशन नहीं छप पाती है। तो एक बार अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो उसके बाद आप आराम से यूं चुटकियों में क्या करेंगे, डेफिनेशन आराम से बना लेंगे। फॉर्मूला प्लस डायग्राम ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो डायग्राम है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था आपको इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, जिसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। कोई भी ज़्यादा नहीं, कोई भी कम नहीं, सब आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। इन्हें बोलते हैं एक समान वैद्युत बल रेखाएं या एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे एक नई बात आई क्या, कि इस वैद्युत क्षेत्र में हमें एक काल्पनिक पृष्ठ यानी कि एक पृष्ठ की कल्पना की है। हमने क्या किया, एक पृष्ठ की कल्पना की है इस प्रकार से। अब क्योंकि ये 3D फिगर है, इस जो नोट्स हैं इनमें तो हम बना नहीं पाए इस तरीके से, क्योंकि ये तो इस तरीके से बनेगा नोट्स में। लेकिन आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो क्या क्या समझ में आना चाहिए इसमें, कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार चल रही हैं, ठीक है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ में से इस प्रकार होके गुजर रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार चल रही हैं, ठीक, एक समान चल रही हैं। हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की इस प्रकार। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है 3D इस प्रकार, यानी कि इसमें से सीधी ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये जरूरी नहीं हमने अगर ऐसे चौकोर बना दिया तो ऐसा होगा। ये गोल भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। तो ऐसा मत कहिएगा कि सर ने ये समझाया है कि सिर्फ चौकोर बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एक और नई चीज क्या, कि यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने काल्पनिक पृष्ठ इस प्रकार से बनाया होगा और उसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो वैद्युत बल रेखाओं की जिधर दिशा होगी, इस प्रकार दिशा है, तो हम क्या करेंगे, इस काल्पनिक पृष्ठ से एक लंब खींचेंगे सीधा। तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ से ये जहां पे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उधर हमने जो एक लंब खींचा है, ये तो वेक्टर ई को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। ठीक, और जिस प्रकार हमारा काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, कैसे देखो, हमारी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकल रही हैं, ठीक, और हमारा जो काल्पनिक पृष्ठ है वो इस प्रकार रखा हुआ है। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ से और ये हमने ई की दिशा बता दी, इस प्रकार है। क्योंकि दिशा बताना ही सदिश का काम होता है, इसलिए वेक्टर ही हो गया। और क्योंकि ये जो काल्पनिक पृष्ठ है ये इस प्रकार रखा है, थोड़ा टेढ़ा सा, तो हमने क्या किया, जिधर इसकी दिशा है, जिधर इसका फेस है, जिधर इसका फ्रंट है, उधर की साइड हमने इसके एक लंब खींचा। कैसे, समझाने के लिए कि ये सपोज ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो लंब होगा सीधा वो ऐसे आएगा, यानी कि ये इस प्रकार रखा हुआ है। अगर ये सपोज
ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल प्लेन, तो ये सीधा इसका लंब ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, हमने इस प्रकार एक लंब डाला, ठीक है। यानी कि जिधर ये जिस तरह से रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है, तो उसी से हमने सीधा लंब डाला। तो ये जो सीधा लंब डाला है, ये इस क्षेत्र, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये क्या दर्शाता है हमें? क्षेत्रफल सदिश की दिशा को दर्शाता है। इसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। जो क्या है, काल्पनिक पृष्ठ जिस प्रकार सीधा जिस दिशा में रखा हुआ है, उसी दिशा में उस क्षेत्रफल का सदिश हमने एक रेखा में काढ़ा, तो हमें क्या निकला? ये इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी क्या? डायग्राम देखिए दोबारा से, कि डायग्राम में हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखाओं में हमारे बीच में एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक। उस काल्पनिक पृष्ठ में से हमने वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ई निकाली, ठीक। और हमने जिस प्रकार काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ उसी प्रकार सीध में हमने क्या निकाली? एक क्षेत्रफल सदिश निकाला, वेक्टर, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक क्या बना? थीटा बना, ठीक। किसके? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच में। वैद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा हमारा क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में क्या बना? हमारा एक थीटा एंगल बना। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आइए हम दोबारा से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही थी? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हमने वैद्युत क्षेत्र देख लिया। वैद्युत क्षेत्र में हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, अब भाई काल्पनिक पृष्ठ ही है, हमने इमेजिनेशन ही किया, तो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी कि ये जो पृष्ठ बना हुआ है, इस पृष्ठ में से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी एक समान वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब ये ऊपर वाली हो गई, एक ये नीचे से निकाल दी, तो ये वाली वैद्युत बल रेखाएं इसमें काउंट नहीं होंगी। यानी कि जितनी इसमें से होकर निकल रही हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजर रही हैं, उतनी वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 हजार 10,000 कितनी भी निकल रही हैं, उस सतह से संबद्ध, संबद्ध का मतलब ये संबंध नहीं है, ये होता है संबद्ध, यानी कि संबद्ध का मतलब होता है प्राप्त, उस सतह से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बिना डेफिनेशन देखे हम समझते हैं क्या? हमें बस डायग्राम याद रखना है, मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है? डायग्राम देख के हमें, डायग्राम देख के बस एक ही चीज क्या करनी है डेफिनेशन बनाने के लिए, कि किसी वैद्युत क्षेत्र लिया हमने, वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की, उस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या? उस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या इतना समझ में आ गया? उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कुल संख्या को उस सतह से संबद्ध, ये जरूरी नहीं ऐड करो, ऐड भी कर सकते हो, सतह से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे प्रेजेंट करते हैं फाई सफिक्स में ई से। ध्यान रखिएगा, फाई सफिक्स में ई क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाई सफिक्स में ई, इससे हम वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ई क्यों? ई क्या? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, इसलिए हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। अभी चुंबकीय क्षेत्र होता और उसका चुंबकीय फ्लक्स होता तो हम फाई बी से प्रदर्शित करते, बस ये अंतर हो जाता, ठीक। आपको समझ में आ गया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइए फॉर्मूला देखते हैं। माना ए पृष्ठ क्षेत्रफल एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ए पृष्ठ क्षेत्रफल से आप समझ गए होंगे, जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ था उसका क्षेत्रफल ए है और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। अब फाई ई बराबर होता है हमारा फॉर्मूला ई इंटू ए, ई डॉट ए, क्योंकि ये दोनों सदिश हैं और दो सदिशों का जो अदिश गुणन ई डॉट ए होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, ए डॉट बी बराबर क्या होता है अदिश सदिश में? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है तो ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसकी इसका मात्रक निकालने के लिए आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कुछ भी आ सकता है इससे रिलेटेड, तो ध्यान से कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आगे
ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये हम जानते हैं। और क्षेत्रफल सदिश ए मैं आपको समझा चुका हूं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ठीक। और थीटा क्या था, मैंने बताया था, ई व ए के मध्य में कोण। आगे चलते हैं हम अपना। अब आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। तो असमान असमान है ये तो, और पहले था एक समान, तो ये है असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत बल रेखाओं के बीच में एक निरंतर दूरी नहीं है, वो कितनी भी पास हो सकती है, कितनी भी दूर हो सकती हैं। अब उनके उस समय क्या था, एक समान वाले में हमने जो पृष्ठ खींचा था, जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा था, वो तो हमें समान आंसर दे रहा था। इसमें से विद्युत बल रेखाएं जो निकल रही थी सॉरी, वो समान निकल रही थी। तो अब इसमें हम देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें एक नया चीज आएगी क्या, कि हमें एक काल्पनिक पृष्ठ लिया और इसमें से असमान कैसे भी पास दूर कैसे भी क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं। तो पहले तो हमने पूरा क्षेत्रफल वेक्टर ए ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्षेत्रफल वेक्टर ए नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठ का एक अल्पांश भाग लेंगे। उस पृष्ठ का हम क्या करेंगे, अल्पांश भाग लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ये पूरा अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा अल्पांशों से मिलकर ही तो बना हुआ है। इतने अल्पांशों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने अल्पांशों से मिलकर ही तो बना हुआ है। तो हमने क्या किया, काल्पनिक पृष्ठ को अल्पांशों में तोड़ लिया। और हम जानते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें ये बताता है कि यदि किसी छोटी चीज का हम इंटीग्रेशन कर दें तो वो हमें एक बड़ा वैल्यू देती है, यानी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हमें देती है। कैसे, समझने के लिए मैं आपको समझा दूं कि हमने एक ये रस्सी ली, ठीक, या फिर एक सर्कल ले लो। एक सर्कल में मैंने इतना अल्पांश पार्ट ले लिया इसका, ठीक है। अब ये क्या है, इतना इस सर्कल की ये रेडियस का इतना सा पार्ट ले लिया। अब इतने से पार्ट का जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे इस पूरी रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा अल्पांशों से मिलकर ही तो बनी है। ये जो है पूरी अल्पांशों से मिलकर ही तो बनी है। तो इन अल्पांशों का जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें पूरे पृष्ठ की वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में हमने तोड़ लिया है। तो जब अल्पांशों में तोड़ लिया है तो किसी एक अल्पांश के पास हम गए, और एक अल्पांश के पास वही चीज हमने की जो मैंने बताया था आपको, क्या, कि जिस प्रकार काल्पनिक पृष्ठ हमारा रखा हुआ है उस प्रकार हमने वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश डी ए ले लिया। अब डी ए क्यों लिया है, क्योंकि ये अल्पांश होता है, अल्पांश के लिए हम डी ए लगाते हैं। और एक हो गया हमारा ई, ई तो हमारा समान ही है चारों तरफ। असमान वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं तो वही चल रही हैं उसी प्रकार। वैद्युत बल रेखाएं तो वैद्युत बल रेखाओं की वैल्यू तो वही होती है। तो हमने ई ले लिया। अब ये हो गया ई, ये हो गया डी ए, इनके बीच में फिर वही रिलेशन थीटा वाला। तो डी फाई ई, क्योंकि फाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें पूरा नहीं निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स, इसमें अल्पांश का निकाल रहे हैं, किसी एक पार्ट का निकाल रहे हैं। डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, बस ए की जगह पे क्या आ गया, डी ए। अब मैंने वही चीज बताई, इंटीग्रेशन कर देंगे तो किसी भी क्षेत्रफल से बद्ध कुल फ्लक्स टोटल निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया और सफिक्स में ए लगा दिया। ये मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, सफिक्स में ए क्यों लगाया गया है, ठीक। अब उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ई इंटू डी है वही अदिश का फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र। और इसका आप मात्रक तो जान गए होंगे, या फिर पहले इसका मात्रक नहीं लिखा हो तो लिख लेना यहाँ पे, क्या, ई का मात्रक क्या होता है, ए का क्या होता है। मात्रक आप निकालिए अपने आप, नहीं समझ में आता मुझे बताइए। मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये कैसे आया आप सब सोचिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा। उसके बाद आता है हमारा जिसका हमें इंतजार था, जो हमारा मेन इस वीडियो का टॉपिक है, क्या, गॉस की प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कुछ नहीं करना है, 2 मिनट में आपको अभी याद होने वाली है, बस आपको एक बार इस छोटी सी वीडियो को देखते रहना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, कि इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र आपके दिमाग में आ गया होगा, वैद्युत क्षेत्र भाई यही तो होता है, वैद्युत क्षेत्र आपके दिमाग में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, भाई काल्पनिक बंद पृष्ठ ही पढ़ के आ रहे हैं हम, जो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस वो बंद होना चाहिए। काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वैद्युत फ्लक्स ही क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजर रही होती हैं। समझ में आया। तो वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q, तो कुल आवेश जितना Q है वो क्या होता है, 1/ε0 का गुना होता है।
क्या अब एप्सिलॉन नॉट क्या थी हम जानते हैं, वैद्युतशीलता थी। जो अगर आपने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है, पीछे वाला जो मैंने वीडियोस डाली हैं तो पहले उनको पढ़िएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो बहुत ही इजी, क्या आप बस सुनिए कान लगा के ध्यान से। क्या इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र ले लिया एक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, वही काल्पनिक पृष्ठ से तो गुजरेगा कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्यों भाई, याद हुआ या नहीं हुआ? अब हमने देखा, मैंने बताया था काल्पनिक पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सर्कल मान लिया। अब इसमें उपस्थित हमारा जो आवेश है, ठीक, उस उपस्थित आवेश ये बंद पृष्ठ के अंदर है। तो ये मैंने एक चीज दिखाई है क्या, कि ये जो बाहर है हमारा Q4 लिया है, हमें बाहर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसमें उपस्थित बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हम देखते हैं, अर्थात फाई बराबर सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू क्यों लिखा है? क्योंकि कुल आवेश बोला था, सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, जितने भी टोटल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी हमारे ये है तो सिर्फ सिग्मा से प्रेजेंट कर दिया, उपस्थित कुल आवेश। अतः किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है, भाई देखो यहाँ पे हमने फाई बराबर ऊपर जो निकाला है गॉस की प्रमेय से, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरी गॉस की प्रमेय थी यहाँ तक हमारी, ठीक, समझ लीजिए पहले। क्या कि दोबारा से समझिए एक बार इस प्रमेय को, अगर नहीं समझ में आया तो। क्या कि इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक वैद्युत क्षेत्र होगा इसमें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई जो होता है कुल वैद्युत फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, जितना भी कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 कितना भी है, उस Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई बराबर कितना निकल के आता है, कुल आवेश सिग्मा Q/Q/ε0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा आती है 1 नंबर में, और इसका निगमन और आगे अनुप्रयोग में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसकी शर्तें भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। अतः किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वो फाई बराबर सिग्मा Q/ε0, ये तो गॉस की प्रमेय से निकला, और फाई इंटू ई इंटू डी ए, ये अभी हमने पीछे निकाला था, ठीक है। ये पृष्ठीय समाकलन का साइन होता है, ये पृष्ठीय समाकलन का साइन होता है। तो आई होप आपको गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हम भी अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड बाय गाइज।